गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम राजनीतिक भूगोल में जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें हमने जनसंख्या के बारे में बात करी थी अपने लास्ट लेक्चर्स में कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या संक्रमण मॉडल क्या है, जनसंख्या स्थानांतरण क्या है और वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और जनाधिक्य से उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में आगे चर्चा शुरू करते हैं। वर्तमान समय में क्या है कि विश्व की जो सबसे बड़ी और गंभीर चिंतनीय समस्या जो है वो जनाधिक्य की है। ठीक है, सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या का जमाव एवं उसमें हो रही निरंतर वृद्धि से जनसंख्या का रूप जो है वो विस्फोटक रूप ले लेती है और लेती जा रही है। ये राज्य में क्षमता से अधिक जनसंख्या का होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और पूर्वी यूरोप जो है वो कृषि निर्भर क्षेत्र है जो कि सदैव से जनाधिक्य वाला क्षेत्र भी रहा है, जिस कारण वहां पर गरीबी और स्थानांतरण की प्रवृत्ति शुरू से ही देखी जाती है। जनसंख्या दबाव के फलस्वरूप वहां पर अस्थिर दशाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय जटिलता और अशांति का जन्म होता है। इसके समाधान हेतु राज्य अनेक प्रकार के नियम बनाता है, जैसे कि परिवार नियोजन, बाहर से आप्रवास को रोकना, नए प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना, जो उपलब्ध संसाधन है देश में उनका नियोजित उपयोग करना, ताकि वर्तमान जनसंख्या उनका उपयोग करने के साथ साथ भविष्य की जो जनसंख्या है उनके लिए भी उनको बचाया जा सके सतत उपयोग के द्वारा। इस प्रकार जनसंख्या की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न देश जो हैं वो विभिन्न प्रकार के उपायों को करते हैं। ये तो बात हुई जनसंख्या की। अब हम बात करते हैं एक और सांस्कृतिक तत्व यानी कि भाषा की। भाषा क्या है कि विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम भाषा है, और भाषा न केवल क्षेत्रीय अपितु अंतरराष्ट्रीय संबंधों को में भी सहायक होती है। इसीलिए भाषा राष्ट्रीय एकता और विविधता का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो भाषा जो है उसके माध्यम से ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, और भाषा का क्षेत्रीय महत्व के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व है कि हम अपने विचार इसी के माध्यम से रख पाते हैं, और राष्ट्रीय एकता और विविधता का प्रमुख कारण भी भाषा है। समान भाषा के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर वो क्षेत्रीय वहां पर एकता का सूत्र होती है। दूसरी ओर जहां पर अनेक भाषा के लोग रहते हैं या अनेक भाषाएं बोली जाती हैं वहां पर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि भाषा के आधार पर ही अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं जो कि राजनीतिक जटिलताओं को जन्म देते हैं। ठीक है, अगर हम विश्व में भाषा के प्रारूप को देखें तो इसमें हम सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में भाषा का प्रारूप जो है वो साधारण है, क्योंकि संपूर्ण अमेरिका में 3 भाषाओं का प्रचलित है 3 भाषाएं यहाँ पर। अगर हम उत्तरी भाग में देखें अमेरिका के, तो वहां पर अंग्रेजी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है, जबकि दक्षिणी भाग में स्पेनिश और पुर्तगीज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार 3 ही भाषाएं वहां पे बोली जाती है, अंग्रेजी, स्पेनिश और पुर्तगीज। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा जो है वो इनके मध्य विभाजन का काम करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो भाग है वहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और मैक्सिको वाला जो भाग है वहां पर स्पेनिश और पुर्तगीज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पर विविध भाषा प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं। यूरोपीय भाषाएं 3 भाषा समूह में विभक्त है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला समूह है जर्मनिक का। इसमें अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश, नॉर्वेजियन भाषाएं बोली जाती हैं, और ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी और मध्य यूरोप में है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर रोमानिक। रोमानिक जो भाग है वहां पर फ्रेंच, इटालियन, पुर्तगाली बोली जाती है, और ये क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी मध्य यूरोप में विस्तृत है। तीसरा ग्रुप है साल्विक का।
साल्विक जो है यहाँ पर पॉलिश, यूक्रेनियन, रूसी भाषा बोली जाती है और ये क्षेत्र मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के अंतर्गत है। यूरोप के अनेक देशों में भाषा की जटिलता मिलती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में 4 राजकीय भाषाएं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ग्रीक, रोमन प्रमुख है। यहाँ बेल्जियम में फ्लेमिंग, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम एशिया की बात करें तो एक्सक्यूज मी, अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पर भाषा में अत्यधिक विविधता और जटिलता हमें देखने को मिलती है, जिस कारण कोई भी भाषा प्रारूप बनाने का यहाँ पर प्रयत्न ही नहीं किया जाता। जैसे अगर हम भारत पाकिस्तान में देखें तो 222 भाषाएं और अनेक बोलियां बोली जाती हैं। स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख समस्या जो थी वो भाषा संबंधी ही थी। चीन की अगर हम बात करें तो चाइनीज भाषा जो है वो लिखित रूप में तो समान है, किंतु बोलने में प्रत्येक प्रदेश की भाषा जो है चीन में वो अलग अलग है। ठीक है, अब अगर हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अफ्रीका में संपूर्ण रूप से उपनिवेश रहने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन है। एक शासक देश की और दूसरी स्थानीय लोगों की स्थानीय भाषा। और ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या जो है वो ब्रिटिश है, इसीलिए राजकीय भाषा वहां पर इंग्लिश है और यहाँ भाषाई विविधता जो है वो नगण्य है। अब अल्पसंख्यक भाषा की बात करें हम तो प्रत्येक भाषी लोग अपनी भाषा की सुरक्षा चाहते हैं। ठीक है, ये तो एक सामान्य सी बात है कि हर कोई ये चाहेगा कि हमारी भाषा जो है वो देश में या हमारे प्रदेश में सुरक्षित रहे। इसीलिए अल्पसंख्यकों की भाषा जो है वो राज्य की राजनीतिक एकता को बहुत अधिक प्रभावित करती है। सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति कठोर व्यवहार नहीं करती है क्योंकि उनके अराष्ट्रीय होने का भय रहता है कि वो अराष्ट्रीय हो जाएं या किसी प्रकार का उपद्रव करने लगे। तो जहां पर अल्पसंख्यक भाषा का व्यवहार गैर राष्ट्रीय होता है वहां पर सदैव राजनीतिक अशांति का भय रहता है और एक राज्य में भाषागत विविधता से राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी राज्य में भाषा की दृष्टि से विविधता नहीं है, एक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, तो वो मतलब प्रदेश तो राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक रहता है, जबकि जहाँ पर भाषागत विविधता मिलती है वहां पर राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिरोध जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें भाषा राष्ट्र में एकता और पृथकता का तत्व के रूप में, तो भाषा में क्या होता है, भावनात्मक एकता होने के कारण यह एक देश को एकता के सूत्र में बांधती है। एक राष्ट्रीय समुदाय में समान भाषा एकता का, जबकि भाषा की विविधता जो है, पृथकता जो है वो विघटन का तथा अराजकता का कारण बनती है। ठीक है, तो कुछ देशों में राष्ट्रीयता इतनी अधिक प्रबल होती है कि वह भाषा संबंधी विवादों में नहीं पड़ते या विविध भाषी लोगों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क आदि। भाषा में समानता नहीं होने से क्या होता है कि गतिरोध का काम करता है। अगर भाषा में समानता नहीं है तो वहां पर गतिरोध उत्पन्न होते हैं, अवरोध उत्पन्न होते हैं। एक देश में जब अल्पभाषी समुदाय निवास करता है तो उनके साथ बहुभाषी लोगों के मध्य संघर्ष हो जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यक सदैव अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। तो एक राष्ट्र में विदेशी भाषा का अस्तित्व भी अनेक बार विवाद का कारण बनता है। अब हम एक और सांस्कृतिक तत्व की बात करते हैं जो कि है धर्म। ठीक है, धार्मिक युद्ध सदैव कट्टरता से लड़े जाते हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि उनका भावनात्मक संबंध होता है। जैसे कि बौद्ध धर्म के अलावा, बौद्ध धर्म शांति प्रिय धर्म है, तो बौद्ध धर्म के अलावा अन्य सभी धर्मों में दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता का भाव जो है वो दिखाई देता है। चाहे सैद्धांतिक दृष्टि से धर्म का महत्व न रहा हो, किंतु आज भी राज्य के प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में धर्म का प्रभाव जो है वो प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत, पाकिस्तान,
अरब इजराइल संघर्ष के लिए राजनीतिक कारणों के साथ साथ धार्मिक कारण जो है वो भी उत्तरदायी रहा है, जिम्मेदार रहा है। तो धर्म का महत्व किन कारणों से है? धार्मिक सहिष्णुता एवं जटिलता का प्रभाव राष्ट्र की शक्ति पर पड़ता है। धार्मिक संगठन जो है वो राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो धर्म की एकरूपता राज्य को शक्ति प्रदान करती है, जबकि दूसरी ओर धार्मिक जटिलता की या भिन्नता जो है वो राज्य को निर्बल बनाती है। तो धार्मिक एकता के देश जैसे कि फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, लैटिन अमेरिका के देश जो हैं वो धार्मिक एकता के देशों की श्रेणी में आते हैं। धर्म का विश्व की राजनीति पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया था अभी। जैसे आप पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अपने देश को पूरी तरह से इस्लामी धर्म देश घोषित कर दिया है। ठीक है, मात्र धार्मिक एकता के आधार पर राष्ट्रीय एकता उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि किसी अन्य सभी तत्वों में एकता ना हो। तो धर्म का भावनात्मक संबंध होने के कारण अनेक बार यह राजनीति पर प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिक भूगोल में जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व जो टॉपिक है ये हमारा पूरा होता है। थैंक यू।